स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरजे करियर पॉइंट की ऑनलाइन एंड लाइव क्लासेज में। देखो, एक छोटा सा तूफान आया था और साइकेट्रिक पढ़ रहे हैं तो तूफान आना एक आम बात है, तो घबराए नहीं और क्लास के बारे में फोकस कीजिए। सिंपल सा टॉपिक चल रहा है, साइको एनालिटिक थेरेपी। एक टाइम में एक ही पेशेंट को जो ज्ञान दिया जाता है वो क्या है? साइको एनालिटिक थेरेपी। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है, पेशेंट को बैठाना है, बोलना है जो तेरे मन में बता, उसको बोलेंगे फ्री एसोसिएशन। वो अपने मन की बात शेयर करेगा, उससे रिलैक्स फील करेगा, उसी को बोलेंगे कैथेरसिस। नेक्स्ट बात करते सर, दूसरा स्टेप क्या था? ड्रीम एनालिसिस। उस पेशेंट के ड्रीम को एनालाइज करेंगे, फिर इंटरप्रिटेशन, साइकोथेरेपी दी जाएगी और सबसे लास्ट में क्या होगा? ट्रांसपेरेंस। पेशेंट और डॉक्टर साहब सेपरेट होंगे, वो अपने घर जाएगा, डॉक्टर साहब अपने घर जाएंगे और उस बीच में कहीं ना कहीं एक एंगरनेस और एंजाइटी डेवलप हो जाती है, क्योंकि पेशेंट पूरा डिपेंड हो चुका है डॉक्टर साहब पे। उसी प्रोसेस को अपन बोलेंगे ट्रांसपेरेंस। दिल के अरमान आंसू बन के बह गए, कोई नहीं, उन आंसुओं को इकट्ठा करके एक बोतल में डाल के रखें, सिलेक्शन के बाद देखें उनको और सोचें कि ये वो आंसू है जब नेटवर्क जाता था और हम इन आंसुओं को निकाला करते थे। तो आप इन आंसुओं को इकट्ठा करके रखिए। तो वॉइस आ रही है ना? नहीं आ रही है? यहां तक हो चुका था बच्चों। हमने बात की थी सर, अगर पेशेंट डिपेंड हो जाए तब तो ट्रांसपेरेंस। कभी कभार क्या होता है, डॉक्टर साहब डिपेंड हो जाते हैं पेशेंट पे, उसको बोलेंगे काउंटर ट्रांसपेरेंस। वॉइस क्लियर आ रही है क्या बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटर ट्रांसपेरेंस सर? पेशेंट के ऊपर डॉक्टर का डिपेंड हो जाना। तो लिखें डॉक्टर डिपेंड ऑन पेशेंट। डॉक्टर के अगर पेशेंट के लिए कुछ फीलिंग्स हो जाती है तो उसको अपन बोलेंगे काउंटर ट्रांसपेरेंट। तो याद रखें, दोनों वर्ड्स आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। रिपीट कर दीजिए सर सारी स्टेज। 3 बार कर दिया, चौथी बार फिर कर देता हूं। फोकस करें, यहां से शुरू किया था हमने। कैथेरसिस वर्ड एक ऐसा वर्ड आया जो वर्ड आते ही आपकी जिंदगी में तूफान आ गया। साइकेट्री की क्लास में जिंदगी में तो क्या ही आएगा। तो याद रखें, यहां से लिखें, किसी ने नहीं लिखा तो। साइको एनालिटिक थेरेपी की पहली स्टेज थी फ्री एसोसिएशन। हर चीज उसकी मन की शेयर करता था वो और उससे उसको अच्छा लगा था, कैथेरसिस बोला था हमने। जल्दी से लिखें, स्टेज 1 नहीं लिखा है तो लिख लें भाई। मीना बोल रही है मैंने एक बार कैथेरसिस वर्ड बोल दिया, क्लास अटक गई, अब जिंदगी में नहीं बोलूंगी। ऐसा कुछ नहीं है मीना जी। तो लिख लिया होगा आपने फ्री एसोसिएशन। स्टेज 2 की बात करेंगे अपन। कैथेरसिस के बाद का समझाओ, कैथेरसिस तो लिख लो। स्टेज 2, देखो थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। ड्रीम एनालिसिस लिखें यहां तक। ड्रीम एनालिसिस होता क्या था इसमें सर? पेशेंट के ड्रीम को एनालाइज करता था डॉक्टर। ड्रीम को देखता था, पूछता था तुम्हारे मन में क्या क्या ड्रीम्स आ रहे हैं, तुम्हारे मन में क्या क्या ख्याल्स आ रहे हैं, उन सबको बताओ। तो ड्रीम को एनालाइज करना, ड्रीम एनालिसिस। तीसरी थेरेपी थी इंटरप्रिटेशन। इसमें अपन साइकोथेरेपी देते थे पेशेंट को, उसकी जो थॉट्स है, उसके जो विचार्स हैं, उनको अपने फीलिंग्स है उनको चेंज करते थे। तीसरी स्टेप क्या है? इंटरप्रिटेशन लिखें। और लास्ट स्टेप क्या था? ट्रांसपेरेंस। पेशेंट और डॉक्टर साहब दोनों सेपरेट होते हैं। एंजाइटी एंड एंगरनेस डेवलप होता है ड्यू टू द सेपरेशन। और पेशेंट कंप्लीट डिपेंड हो जाता है थेरापिस्ट पे, उसी को बोलेंगे ट्रांसफेरेंस। जल्दी से लिखें भाई, आगे शुरू करेंगे थेरेपी नंबर 2।
एक और वर्ड याद रखेंगे ट्रांसपेरेंस के साथ, काउंटर ट्रांसपेरेंस। अगर यही फीलिंग पेशेंट की ना होके डॉक्टर की पेशेंट के लिए कुछ फीलिंग्स आ जाए तो उसको बोलेंगे काउंटर ट्रांसपेरेंस। कैथेरसिस कभी नहीं भूलेंगे, इतनी बार सुन लिया होगा आपने तो अच्छी बात है। जो आपका ब्रेक बाद में होना था वो अभी हो गया, कोई नहीं। चलिए, मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल साइकोथेरेपी में आपको 4 पढ़ाऊंगा, उसमें पहला मैंने आपको पढ़ाया है साइको एनालिटिक थेरेपी। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। एक टाइम में एक पेशेंट आएगा, अपनी फीलिंग्स बताएगा, उसे रिलैक्स फील होएगा, हम थोड़ा सा उसको ज्ञान दे देंगे और भेज देंगे। चलिए, थेरेपी नंबर 2 की बात करते हैं जिसका नाम है हिप्नोसिस। देखें, हिप्नोसिस के बारे में बात करते हैं। अब बार बार नहीं बोले, रिपीट कर दो, क्योंकि काफी लोग अब नए नए जुड़ रहे हैं, तो मैं लास्ट में एक बार रिपीट कर दूंगा। अभी यहां तक लिख लो, थोड़ी जगह छोड़ दो अगर नए आए हैं तो, क्योंकि जैसे जैसे पता चल रहा है लोग आ रहे हैं। तो दूसरा लिखो, जो दूसरा इंपॉर्टेंट थेरेपी उसका नाम है हिप्नोसिस। क्या है इसके बारे में बात करेंगे अपन। देखें, याद रखें, हिप्नोसिस मोस्टली किन पेशेंट में दिया जाता है। हिप्नोसिस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था उसकी बात करेंगे। हिप्नोसिस में होता क्या है उसकी बात करेंगे। तो याद रखें, सबसे पहले हिप्नोसिस जेम्स ब्रेड नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। याद रखने का तरीका है ब्रेड खा के सो जाओ, क्योंकि हिप्नोसिस वर्ड का मतलब होता है स्लिप। इस वर्ड का मतलब ही है सर किसी पेशेंट को स्लिप इंड्यूस करवाना। तो याद रखें सर, हिप्नोसिस वर्ड किसने दिया था या डिस्कवर किसने किया था। तो याद रखें जेम्स ब्रेड, डिस्कवर बाय जेम्स ब्रेड। तो याद रखने का तरीका है ब्रेड खा के सो जाओ। तो ब्रेड से अपन हिप्नोसिस याद रखेंगे। ब्रेड खा के सो जाओ, इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। सर हिप्नोसिस में होता क्या है, एक पेशेंट को कंप्लीट रिलैक्स करवाया जाता है। एक पेशेंट को बिठा के उसके अंदर जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनको दूर किया जाता है और पॉजिटिव फीलिंग्स को डाला जाता है, उसी को बोलते हैं हिप्नोसिस। मोस्टली ये किसमें करवाते हैं, याद रखें, इट इज यूज फॉर हिस्टीरिया पेशेंट। जो हिस्टीरिया वाले पेशेंट होते हैं उन सब पेशेंट के लिए अपन ये थेरेपी मोस्टली यूज करते हैं। तो दूसरी लाइन में लिखें सर, इट इज यूज फॉर हिस्टीरिया। नेक्स्ट बात करते हैं सर, हिप्नोसिस के अंदर करते क्या है सर। तो लिखें, इट इज आर्टिफिशियल स्टेज ऑफ स्लीप। आर्टिफिशियल स्लीप इंड्यूस करवाएंगे बिना किसी गोली, बिना किसी दवाई के आप पेशेंट को स्लीप इंड्यूस करवाएंगे। और उसके बाद उसके अंदर जो नकारात्मक थिंकिंग्स है उसको निकाल के एक सकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स को इंसर्ट करेंगे। तो करेंगे क्या सर, स्लीप इंड्यूस करवा के जो नेगेटिव थिंकिंग्स है, नेगेटिव थिंकिंग्स को रिमूव करेंगे एंड पॉजिटिव थिंकिंग्स को इंसर्ट करेंगे एंड पुट इन एंड पॉजिटिव थिंकिंग्स गिवन। तो याद रखें, हिप्नोसिस में 2 लाइनें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला हिस्टीरिया में दी जाती है, जेम्स ब्रेड ने इसके बारे में बताया था। होगा कुछ नहीं है, पेशेंट आपने देखा होगा मूवीज में कुछ पेंडुलम हिलाते हैं, कुछ भी हिप्नोटाइज करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। आंखों के आगे ऐसे हाथ हिलाना, ऐसे ऐसे करके उससे भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं। मतलब पेशेंट का ध्यान आप एक जगह आकर्षित करेंगे, ध्यान को आप एक जगह केंद्रित करेंगे और उसके बाद उसकी जो थिंकिंग है उसको रिमूव करवाएंगे। यूट्यूब पे एनिमल को हिप्नोटाइज करवाते हैं, भाई पता नहीं एनिमल तो, बट इंसान को करवाते जरूर हैं। व्हाट इज हिस्टीरिया, नया हिस्टीरिया पूरा पढ़ाऊंगा, अभी बस इतना ही याद रख लो, हिस्टीरिया में देते हैं
अभी हिस्टीरिया नहीं, हिस्टीरिया पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, 1-2 घंटे का टॉपिक है। तीसरा लिखें एब्रिएक्शन थेरेपी, जल्दी से लिखें इसके बारे में। चलिए बात करते हैं तीसरी थेरेपी, एब्रिएक्शन थेरेपी क्या है। फोकस करें। अगर आप में से किसी आदमी ने या किसी भी बच्चे ने अगर एक मूवी देखी है क्योंकि, आपको याद है तो सलमान खान, करीना कपूर, जैकी श्रॉफ की एक मूवी होती है क्योंकि, उसका एक गाना भी है क्योंकि इतना प्यार तुमसे करते हैं हम, याद होगा। वो साड़ी में, करीना कपूर साड़ी पहन के, वो लंबी वाली साड़ी उसकी लाल रंग की उड़ती रहती है, सलमान खान उसके पीछे जाता है। आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा अगर किसने देखा है तो। एक्चुअली उस मूवी में होता क्या है कि सलमान खान जिस महिला मित्र से प्यार करता है वो महिला मित्र एक्सपायर हो जाती है। उसके बाद में, एक्सपायर होने के बाद में, वो इंसान उस सदमे से उबर नहीं पाता है। उस सदमे को अपने अंदर इतना ज्यादा डीप में इंसर्ट कर देता है, अनकॉन्शियस माइंड में डाल देता है कि वो सब कुछ भूल जाता है उसके बारे में, और उस वजह से वो पागल हो जाता है। तो उस पेशेंट को एक थेरेपी देंगे अपन, उसका नाम है एब्रिएक्शन थेरेपी। अगर किसी ने मूवी नहीं देखी तो घबराना मत, मैंने तो मूवी नहीं देखी, मेरे को क्या समझ में आएगा, तुम फीलिंग समझो, क्योंकि साइकेट्रिक खेल है फीलिंग्स का। तो याद रखें सर, सिंपल सा होता है, अगर कोई ऐसा घटना जो हमारे माइंड पे इतना ज्यादा स्ट्रेस पैदा कर चुका है कि उससे हम उबर ही नहीं पा रहे हैं, तो उस चीज को क्या है, उस घटना को पेशेंट भूल जाता है, उस इवेंट को भूल जाएगा, उस पर्टिकुलर घटना को भूल जाता है। अगर याद रहता है तो इजी है किसी चीज को भुलाना। अब आपके लाइफ में ऐसा इवेंट हुआ है कि जो आपको याद ही नहीं है, बट आप उस स्ट्रेस की वजह से, उस घटना की वजह से उभर नहीं पा रहे हैं, तो उसको अपन एक थेरेपी देंगे, उसका नाम है एब्रिएक्शन थेरेपी। अब होगा क्या, जो उसने इस चीज को, ये आपका माइंड है, उसने इस चीज को जो अनकॉन्शियस माइंड में डाल रखा है, उस चीज को अनकॉन्शियस माइंड से पहले कॉन्शियस माइंड में लाएंगे, पहले उसको वो चीजें याद दिलाएंगे, और याद दिलाने के बाद उस चीज को रिमूव करवाएंगे, उसी को बोलते हैं एब्रिएक्शन थेरेपी। याद रखें, जंगल में, बिल्कुल। कौन सी मूवी? मूवी क्योंकि, बिल्कुल, उस कंडीशन को बोलते हैं पीटीएसडी। तो पहला सवाल आपके एग्जाम का, इट इज यूज फॉर पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पीटीएसडी को अपन क्या बोलते हैं? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यह सवाल आ रखा है आपके एग्जाम में, लेकिन किस में यूज करते हैं? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इस थेरेपी में करेंगे क्या सर? जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस एक अनकॉन्शियस माइंड में डाल रखा है, उसको कॉन्शियस माइंड में लाके रिमूव करवाएंगे। तो सर करेंगे क्या इन थेरेपी में? लिखें, इन दिस थेरेपी, लिखें, इन दिस थेरेपी suppress anxiety, put from unconscious mind to conscious mind, conscious mind, अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में डालेंगे, एंड देन रिमूव इट। और उसके बाद में उस स्ट्रेस को अपन क्या करेंगे? रिमूव करवाएंगे। उस थेरेपी को अपन क्या बोलेंगे सर? एब्रिएक्शन थेरेपी। सिंपल सा है, किसी चीज को अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में लाए और कॉन्शियस माइंड से उस चीज को रिमूव करवाएंगे, उसी को बोलेंगे एब्रिएक्शन थेरेपी। हिप्नोसिस वाले पेशेंट को हिप्नोटिक करके कुछ भी करवा सकते हैं ना, मीन जो डॉक्टर कहे वो भी ही करेगा। हाँ, एक्चुअली डॉक्टर उसको ऐसा हिप्नोटाइज कर लेता है कि वो हर चीज उसके अकॉर्डिंग करवाने की कोशिश करता है। बिल्कुल मनीष,
मनीष बोल रहा है सर फिर तो पेशेंट की प्रॉपर्टी को भी साइन कर लेगा, तो साइकेट्रिक पेशेंट की प्रॉपर्टी को वो अगर साइन भी करता है तो नहीं मानी जाती है, क्योंकि वो अगर मेंटल इलनेस है तो उसका साइन नहीं माना जाएगा। बेटा इतना दिमाग ना लगाएं, इस दिमाग का यूज पढ़ाई में करें ना कि प्रॉपर्टी में करें, क्योंकि नौकरी होगी तो प्रॉपर्टी भी होगी, नहीं तो पापा की प्रॉपर्टी 2 से 4 लोगों में बंट जाएगी। चलिए, तीनों थेरेपी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। साइको एनालिटिक थेरेपी अलग है, दूसरी हिप्नोटिक थेरेपी अलग है, तीसरी है एब्रिएक्शन थेरेपी। अब चौथी बात करते हैं सर, एक लास्ट थेरेपी है जिसको अपन बोलेंगे अदर या सरफेस थेरेपी। नंबर 4 लिखें, अदर या सरफेस थेरेपी। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक दो थेरेपी है। एक तो होता है इसमें वेंटिलेशन, मतलब पेशेंट को वेंटिलेट करवाओ। वेंटिलेट करवाने का मतलब है उसके जो मेंटल थिंकिंग्स है उसको रिमूव करवाओ, उसकी फीलिंग्स को शेयर करो, उसको बोलते हैं मेंटल वेंटिलेशन। और एक थेरेपी होती है उसको बोलते हैं एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन। पेशेंट का थोड़ा सा एनवायरमेंट चेंज करो, एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन। मेंटल वेंटिलेशन में होता क्या है, पेशेंट फ्रीली अपने अंदर की चीजें शेयर करता है, जिससे वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, वेंटिलेट हो जाता है। इसमें होगा क्या, पेशेंट फ्रीली शेयर फीलिंग्स। और एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन का मतलब है कि आप उस बीमारी के अपोजिट उसको एनवायरमेंट दो। अगर मेनिया वाला पेशेंट है, मैनिक पेशेंट है, तो उसको कैसा एनवायरनमेंट देंगे, लॉस या लेस स्टिमुलाई, जहां पे स्टिमुलस कम हो। मैनिक वाले पेशेंट को कैसे देंगे, लेस स्टिमुलाई एनवायरनमेंट। और अगर कोई डिप्रेस पेशेंट है, कोई अपनी एंजाइटी को अपने मन में डिप्रेशन बिल्कुल मूड ऑफ रखता है, उसको थोड़ा सा अपन मोर स्टिमुलेट एनवायरनमेंट देंगे, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ा सा ऐसे चलने फिरने वाला, बातचीत करने वाला, थोड़ा सा बाहर लेके जाएंगे, शादियों में लेके जाएंगे, सब जगह लेके जाएंगे, मतलब मोर स्टिमुलाई एनवायरनमेंट देंगे, जहां पे स्टिमुलस ज्यादा हो, बातचीत करने के लिए लोग हो। आप बिना बुलाए शादी में लेके जाएं, कोई पड़ोस अड़ोस में शादी हो रही है, लेके जाएं, कार्ड आया हो ना आया हो, बस उसको ले जाओ, साथ में ले जाओ। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गई आपकी इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखना साइको एनालिटिक थेरेपी, थोड़ा सा हिप्नोटिक याद रखना, बाकी इतना कुछ है नहीं इसमें। उस इवेंट को याद करेंगे तो सर स्ट्रेस होगा ना बेटा, स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस को रिमूव कर देंगे, बट उस इवेंट की वजह से उसकी जिंदगी खराब हो रखी है, उस इवेंट ने उसके ऊपर ऐसी चोट डाली है कि उस इवेंट से उभर ही नहीं पा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या है। तो उसको पहले बताओ, स्ट्रेस आएगा तो हम रिमूव करेंगे। किस लिए हमने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर बनाए बड़े बड़े, आपको साइकोथेरेपिस्ट इसलिए तो बनाया जा रहा है यहां पे, ताकि तुम ये काम कर सको। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सर, नंबर 2 थेरेपी जिसको अपन बोलते हैं ग्रुप थेरेपी, उसकी बात करते हैं। यहां तक हो गया होगा, अब लिखो ग्रुप थेरेपी। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहेवियर थेरेपी। सवाल बिहेवियर थेरेपी में से ही आते हैं बच्चों। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन क्या है, एवर्जन थेरेपी क्या है, डाइसल्फिराम रिएक्शन क्या है, फ्लडिंग क्या है, ये चीजें इंपॉर्टेंट ज्यादा है, वो भी आएगी अभी। तो आप डटे रहें क्लास में, क्योंकि क्या पता 2 मिनट भी आपका ध्यान हटा और वहीं से सवाल आया तो दुर्घटना घट जाएगी। बेटा 1 साल इंतजार करना बहुत मुश्किल है, अगर एग्जाम में अगर 1-2 नंबर से रह गए तो पूरे 1 साल तक उस दिन का इंतजार करना, जिस दिन तुम्हारी किताब स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, तुम्हारी जिंदगी की कहानी। जो टाइपिंग होता है एम्स का, जो लेटर आपके ऊपर अपॉइंटमेंट लेटर ऐसे करके, ये मनीष शर्मा, अनुज शर्मा, ये नीरज, ये सब का टाइपिंग लेटर, जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो टाइपिंग होने वाला है जल्दी। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट लिखो सबसे इंपॉर्टेंट छोटी सी थेरेपी जिसके बारे में कुछ 3-4 बातें हैं वो आपको याद रखनी है, ग्रुप थेरेपी।
कुछ कुछ बातें हैं जो आपको इसमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ग्रुप थेरेपी क्या होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, कितनी स्टेज में देंगे, कौन सी स्टेज इंपॉर्टेंट है, कितने लोग रखने, कितने टाइम तक देंगे, ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, स्टाफ नर्स की वैकेंसी, एक तो स्टाफ नर्स बोलना छोड़ दो, वी आर नर्सिंग ऑफिसर्स। देखो ये स्टाफ नर्स क्या है, ये देखो क्या लिखा हुआ है इस पे, वैकेंसी आ जाएगी। चलिए अब देखें बच्चों, ग्रुप थेरेपी क्या है, याद रखें, एक साथ एक पर्टिकुलर सेम बीमारी, देखो ग्रुप थेरेपी में कुछ थोड़ा सा याद रखना, ये नहीं है आप मेनिया वालों को, डिप्रेशन वाले को साथ में बिठा रहे हो, एक को कुछ अलग बीमारी, एक तो नशे वाला है और एक डिप्रेशन वाला है, दोनों को साथ बिठा रहे हो, नहीं, एक ही बीमारी वालों को एक साथ बिठाओगे तभी काम बनेगा। एक सवाल पूछता हूं मैं, पहले उसका आंसर करो आप, इसी थेरेपी से संबंधित है, क्वेश्चन लिखो एक, who is the leader of alcohol anonymous ग्रुप। बच्चों कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको बोलते हैं अल्कोहल एनोनमस ग्रुप, जो अल्कोहल के लिए स्पेशली होते हैं, तो उन ग्रुप का लीडर कौन है, यह सवाल है, उस ग्रुप का लीडर कौन होगा। ऑप्शन पहला लिखो नर्स, सर उस ग्रुप की लीडर नर्स रहेगी। ऑप्शन दूसरा लिखो साइकोथेरापिस्ट, तीसरा ऑप्शन लिखो ग्रुप मेंबर, ग्रुप का कोई मेंबर, और चौथा लिखो सोशल पर्सन, कोई सोसाइटी का पर्सन है, आदमी है जो सामाजिक सेवा करना चाहता है वो। इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से भाई। जो ग्रुप होते हैं कुछ अल्कोहल एनोनमस ग्रुप होते हैं, जो एक स्पेशल एक नशेड़ी को छुड़ाने वाले ग्रुप होते हैं, जो हेल्प करते हैं नशा वगैरह छोड़ने में, उनका लीडर कौन रहना चाहिए, यह सवाल आ चुका है बच्चों डीएसएसबी में। याद है मुझे, आज भी डीएसएसबी का पेपर हुआ था, उसमें यह छोटा सा सवाल आया था। मैक्सिमम लोगों का आंसर सही जा रहा है। कितनी बार दिल जीतोगे यार तुम लोग, इतना सही आंसर दोगे तो मेरे हार्ट को कार्डियो मेगेली हो जाएगा। बी और सी में कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ सी बोल रहे हैं। चलिए, द राइट आंसर इज सी बच्चों। हमेशा उस ग्रुप का मेंबर ही उस ग्रुप का लीडर होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उसकी बात ज्यादा लोग मानेंगे, जो खुद नशा छोड़ चुका है उसकी बात ज्यादा लोग मानेंगे एज कंपेयर टू अदर पीपल्स। तो ग्रुप मेंबर ही क्या होगा, उस ग्रुप का लीडर होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ग्रुप थेरेपी में कुछ बातें हैं जो अपन करेंगे। ग्रुप थेरेपी के अंदर क्या क्या बातें हैं अपने करने वाली, सबसे पहले उस ग्रुप थेरेपी का फादर कौन होता है सर, ग्रुप थेरेपी का फादर होता है सर जेम्स प्रीट नाम का कोई एक आदमी है, पता नहीं आदमी है फीमेल है, इनका फॉरेनर का पता और नहीं होता है, जेम्स प्रीट इसका फादर है, पहली बात। दूसरी बात सर, ग्रुप थेरेपी की बात करें तो सर इसमें कितने मेंबर्स होते हैं बच्चों, जनरली 5 से 8 मेंबर होते हैं, बट मैक्सिमम 10 तक हो सकते हैं। तो 5 से 10 आदमी को एक साथ एक थेरेपी देंगे तो उसको अपन बोलेंगे ग्रुप साइकोथेरेपी। बहुत लोग डिमोटिवेट करते हैं, सबसे पहले तो जो लोग डिमोटिवेट करते हैं आप उन लोगों की बातें ना सुने।
उन लोगों की बातें ना सुने। आप लोग अपने ऊपर विश्वास रखें कि अगर वो कर सकता है या अगर कोई भी कर सकता है तो तुम कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़नी है। तुम्हें यहाँ पे बाबर, अकबर, शाहजहां उनको नहीं पढ़ना है। तुम्हें यहाँ पे नदी, नाले, झरने नहीं पढ़ने हैं। तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे शरीर को पढ़ना है यार। क्या प्रॉब्लम है भाई? छोटी मोटी नर्सिंग की औकात है, इतनी सी 4 किताबें, इतनी सी आपके नोट्स और इतनी सी 2 किताबें में नर्सिंग खत्म है। उसके बाद सवाल नहीं जाता। क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? इतना किसी का है क्या? एग्जामिनर की इतनी औकात है कि वो तुम्हारा सिलेक्शन रोक देगा? तैयारी ऐसी कर लो, उसके आगे चलो। चलिए, क्लास चल रही है भाई, रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो, क्लास चल रही है। चलिए अब देखिएगा बच्चों, सर इसका जो ड्यूरेशन है ग्रुप थेरेपी का कितना रहेगा? ड्यूरेशन में लिखो 45 मिनट, पूरा लिख लो। 45 मिनट से लेके 1 आवर तक का एक ड्यूरेशन होता है भाई। ग्रुप थेरेपी में होता क्या है बच्चों? कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं, देखें इसमें सर ग्रुप थेरेपी क्या है। एक पर्टिकुलर बीमारी से संबंधित लोग होते हैं, उन सबको कलेक्ट किया जाता है और थेरेपिस्ट की सहायता से उनकी उस चीज को चेंज किया जाता है, उस फॉल्टी बिहेवियर को चेंज किया जाता है। उसको अपन क्या बोलेंगे? ग्रुप साइकोथेरेपी। डेफिनेशन में लिख लो, ए ग्रुप ऑफ मेंबर, एक ग्रुप होता है कुछ मेंबर्स का, विच हेल्प टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के भी हेल्प करते हैं, हेल्प टू ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ, और इसके अलावा बाय द हेल्प ऑफ साइकोथेरापिस्ट। थेरेपी गिवन, जो थेरेपी देंगे अपन उसी को अपन क्या बोलेंगे? ग्रुप साइकोथेरेपी। A group of member in which help to each other by the help of psychotherapist. Therapy given, इसी को बोलेंगे ग्रुप साइकोथेरेपी। लिखें भाई जल्दी से। इस थेरेपी का एक छोटा सा नुकसान होता है बच्चों, इसमें पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन नहीं होती है, बस, बाकी इसके ज्यादा नुकसान नहीं है। या फिर ये ज्यादा जो अग्रेसिव पेशेंट है उनमें काम की नहीं है। इस थेरेपी की डिसएडवांटेज लिख लो एक बार, क्या नुकसान है, डिसएडवांटेज क्या है सर? सर पहला डिसएडवांटेज है कि ये जो थेरेपी है वो मोस्टली आपकी उन लोगों में काम की नहीं है जो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो लिख ला पहला तो सर, नॉट यूजफुल फॉर मैनिक पेशेंट। ये तो आपको खुद ही ग्रुप में ही लड़ लेंगे। इन पेशेंट को दिया तो आप इधर मुंह करेंगे, पीछे वो एक दूसरे को मुक्के मार देंगे, तो ये उनके लिए काम की नहीं है। दूसरा, ये उन लोग, इसमें क्या नुकसान है कि इसमें सर जो प्राइवेसी है, जो कॉन्फिडेंशियल चीज है वो मेंटेन नहीं रहती है। प्राइवेसी नॉट मेंटेन, प्राइवेसी नॉट मेंटेन। चलिए देखिए बच्चे, जो ग्रुप साइकोथेरेपी होती है उसकी भी 4 स्टेज होती है। सबसे पहली स्टेज में क्या होता है कि उस थेरेपी के लिए एक जगह, एक लोग, एक टाइम, सब चीजें फिक्स की जाती है। टाइम, प्लेस, पर्सन, जिसको अपन बोलते हैं टीपीपी, वो सेट किया जाता है कि आपको इस तारीख को इतने बजे इन लोगों को अपने एक थेरेपी देते हैं। उस फेज को बोलते हैं प्री ओरिएंटेशन फेज। मतलब ओरिएंटेशन से पहले की जो फेज है उसको हमने क्या बोल दिया? प्री ओरिएंटेशन फेज। उसके बाद में दूसरी फेज में क्या होता है? एक दूसरे से बातचीत होती है, भाई ये मीसा है, ये पूजा है, ये नेहा है, एक दूसरे से, मैं अंकित हूं, एक दूसरे से क्या हुआ? वार्तालाप हुआ।
तीसरी थेरेपी में, तीसरे में क्या होगा, तीसरी स्टेप में वर्किंग होगा। इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेज में अपन एक दूसरे को साइकोथेरेपी देंगे। और चौथी स्टेज को बोलते हैं टर्मिनल स्टेज, जिसमें क्या होता है, डॉक्टर अपने रास्ते, पेशेंट अपने रास्ते। चार स्टेज कौन सी बताई थी, प्री ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, वर्किंग और टर्मिनल। सवाल फिर से मैं पूछूंगा आपसे, इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सी है ग्रुप थेरेपी की, आपके एग्जाम में आ चुका है, आपके एग्जाम में आ चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट फेज कौन सी है ग्रुप थेरेपी की। अब मैं आपको इसकी स्टेजेस बताऊंगा, फेजेस बताऊंगा। फेज टोटल 4 फेज हैं। सबसे पहली फेज को हमने बोल दिया प्री इंट्रोडक्शन फेज। इसमें क्या होगा सर, टाइम, प्लेस, पर्सन फिक्स किया जाएगा कि कहां पे हमें कैसे थेरेपी देना है। ये पहली फेज है जिसका नाम है प्री इंट्रोडक्शन फेज। दूसरी फेज जिसको अपन बोलेंगे इंट्रोडक्शन या ओरिएंटेशन, कुछ भी बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन या ओरिएंटेशन। मेरे क्वेश्चन का जवाब देते रहना और साथ में लिखते रहना, ओरिएंटेशन फेज। इसमें होगा क्या, एक दूसरे मेंबर आपस में मिलेंगे। देखो सारे लोग मिक्स आंसर कर रहे हैं। मेरे हार्ट में जो कार्डियोमेगेली हुई थी उसमें हमें एट्रोपी कर दिया आपने। टर्मिनल, वर्किंग, ओरिएंटेशन, सारे के सारे मेरे एट्रियम वेंट्रिकल्स पूरे छोटे हो चुके हैं। दूसरी फेज क्या है, ये मेरी काजू कतलियां तो सारे आंसर गलत कर रही है। काजू कतलियां, ये गुलाब जामुन तो फिर भी ठीक कर रहे हैं, ये मेरी काजू कतलियां तो सारे आंसर गलत कर रही है, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए इंट्रोडक्शन फेज में क्या होगा, ग्रुप मेंबर मीट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ वार्तालाप होगा, नाम शेयर होगा। तीसरी फेज जिसको अपन बोलते हैं वर्किंग फेज, वर्किंग फेज। बच्चों वर्किंग फेज में क्या होगा, बच्चों वर्किंग फेज में ही तो सारा काम होगा, इसी में ही तो थेरेपी देंगे। थेरेपी गिवन, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज कौन सी है बच्चों, वर्किंग फेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, लगा लो एक स्टार यहां पे भी। और सबसे लास्ट में क्या होगा, टर्मिनल फेज। इसमें क्या हो जाएगा सर, सेपरेट विथ ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेशन हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, टर्मिनल फेज। बिल्कुल, वर्किंग फेज इज अ राइट आंसर। लिख लो जल्दी से। चलिए ये 4 फेज हो गई और ये आपकी दूसरी थेरेपी खत्म हो गई जिसका नाम है ग्रुप थेरेपी। अब तीसरी थेरेपी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सब लोगों का ध्यान अब यहां आ जाना चाहिए, क्योंकि अब जो थेरेपी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बिहेवियर थेरेपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण थेरेपी। पहले देख लो इस थेरेपी में क्या क्या था हमने। सर ग्रुप थेरेपी में इतने मेंबर्स होने चाहिए, इतना ड्यूरेशन होना चाहिए, ग्रुप के लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और 4 स्टेज मैंने आपको बता दी, प्री ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, वर्किंग और टर्मिनल। अब सब लोगों का ध्यान मुझे यहां चाहिए, क्योंकि अब जो थेरेपी शुरू हो रही है उसका नाम है बिहेवियर थेरेपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेडिंग लगाओ बिहेवियर थेरेपी नंबर 3।
चलिए पहले मेरे को ये बताओ, आपको समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ये आंसर कर दे क्रिस्टल क्लियर। बता दो आपको साइकेट्रिक थोड़ी बहुत समझ में आ रही है क्या? कौन से पेशेंट को देंगे ग्रुप साइकोथेरेपी? माना कि कोई एल्कोहलिक पेशेंट है, कोई सब्सटेंस यूज करता है, डिप्रेशन वाले हैं, उनको। क्लास 7:15 तक चलेगी भाई। पहले ये बता दो समझ में आ रही है क्या आपको? फिर अपन बिहेवियर थेरेपी जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस थेरेपी के बारे में बात करेंगे। चलिए चलिए फोकस करें हम। ऐसे बीच बीच में बोलते रहा करो ताकि मेरे को थोड़ा सा, देखो, तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए हम हैं, मैं हूं, राजेश सर हैं, दूसरे सर हैं, बट हमें मोटिवेट करने वाला, हमें कॉन्फिडेंस देने वाले तुम हो। तो तुम जितना टू वे कम्युनिकेशन रखोगे बात उतनी अच्छी बनेगी। सगाई करने जाते हैं तो दोनों लोग देखते हैं ना, लड़का लड़की से बात करता है, लड़की लड़के से बात करती है, तभी आगे बात बनती है। तो यहाँ पे सगाई की बात नहीं है, यहाँ पे जिंदगी की बात है। तो थोड़ा सा आप भी हमें मोटिवेट करें। चलिए 200% आ रहा है, 200 मत करो, 100 कर लो तुम, 200 में नुकसान है। ज्यादा साइकेट्रिक समझ ली तो आपके दिमाग में लगने लगेगा ये तो मुझे भी है, ये तो मुझे भी है। चलिए चलिए फोकस करें बिहेवियर साइकोथेरेपी। यहां पे आपको बहुत थेरेपी पढ़नी है, पूरे इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में पूरा फोकस करना। इसमें काफी थेरेपीज आएगी, 7 थेरेपीज आएगी टोटल, एक एक करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें पूरा फोकस करना भाई। चलिए फोकस करें भाई, बिहेवियर थेरेपी के बारे में बात करते हैं। सर ये वो थेरेपी है, पहला सवाल आपके एग्जाम का पहला सवाल, सर पहला सवाल क्या है सर? बिहेवियर साइकोथेरेपी एकमात्र ऐसी थेरेपी है जो कि एक लर्निंग बेस पे काम करती है। लर्निंग बेस का मतलब है उसमें पेशेंट को कुछ सिखाया जाता है, कुछ लर्न करवाया जाता है। तो वो थेरेपी जो लर्निंग बेस पे काम करेगी उसका नाम है बिहेवियर थेरेपी। तो लिखो, इट इज बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी पे काम करने वाली थेरेपी ये भाई है। पहली बात याद रख लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। दूसरी बात याद रख लेना, सर बिहेवियर थेरेपी में अपन करते क्या है? पेशेंट का फॉल्टी बिहेवियर चेंज करते हैं। सर करेंगे क्या सर? चेंज द फॉल्टी बिहेवियर। पेशेंट का जो फॉल्टी बिहेवियर है आप उसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे इस थेरेपी के अंदर। याद रखें क्या करेंगे सर? पेशेंट का फॉल्टी बिहेवियर चेंज करेंगे। अब मेरी बात सुन लेना, बिहेवियर साइकोथेरेपी में मैं आपको 7 पढ़ाऊंगा, टोटल कितनी पढ़ेंगे? तो यहां पे लिख लो सर, टोटल 7 प्रकार की मैं आपको पढ़ाऊंगा, और हर एक थेरेपी इंपॉर्टेंट है, हर एक थेरेपी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर कोई सो रहा है तो उठ जाना, नहीं तो फिर एग्जामिनर तुम्हें सुला देगा एग्जाम में। अभी उठ जाओ, एग्जाम में भी उठ जाओगे, अभी सो लिए तो एग्जाम में भी सोओगे, बता रहा हूं मैं। 7 थेरेपी में एक एक करके मैं आपको पढ़ाता हूं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो थेरेपी है उसका नाम लिखो, सिस्टेमिक सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है, फोकस के साथ समझ लेना इसको। देखो बच्चों होगा क्या इसमें? सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन एक वोल्पे नाम का वैज्ञानिक था। पहली बात तो सर किसने दिया था? सर ये गिवन बाय वोल्पे। देखो बच्चों,
पहली बात, अब सारे लोग ध्यान से सुनना, अब सारे लोग ध्यान से सुनना, दो थेरेपी में एक साथ पढ़ाऊंगा आपको। एक है फ्लडिंग और एक है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। होता क्या है देखो, एक फोबिया का पेशेंट है, एक फोबिया का पेशेंट है जिसको बंद जगह से डर लगता है, जिसको बंद जगह से डर लगता है। अब आपको उसका डर खत्म करना है, अब आपको उसका डर खत्म करना है, तो सबसे पहले काम आपने पेशेंट को थोड़ा सा रिलैक्स करवाया। काफी दिन तक आपने बातें की, कुछ नहीं किया, आपने बातें की, कोई कुछ नहीं होता बंद कमरे में रहने से, ये वो कुछ भी नहीं होता, सब रहते हैं, वो भी रहता है, ये भी रहता है। फिर आपने क्या किया, उस पेशेंट को एक बंद कमरे में रखा, बहुत बड़े हॉल में रखा, घर में रखा, पूरे घर को। पेशेंट को ऐसी आदत थी कि वो खिड़की, दरवाजे, नाले सब खोल खोल के सोता था, क्योंकि उसको बंद जगह से डर लगता है। तो अब आपको उसका डर खत्म करना है, तो आपने सबसे पहले रिलैक्स करवाया, फिर आपने उसके थोड़ी दूर की खिड़कियों को बंद किया, धीरे 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 करते करते आपने एक दिन उसको उसी कमरे में बंद करके सुला दिया। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं, आपने हिरार्की फॉर्मेशन किया था, लेस स्टिमुलाई टू मोर स्टिमुलाई आपने थेरेपी दी थी उसको। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, जिसमें पेशेंट के फोबिया को दूर किया जाता है धीरे धीरे धीरे। दूसरा एग्जांपल सुन लो, एक पेशेंट, एक बच्चा है जिसको रोड क्रॉस से इतना डर लगता है कि वो रोड के पास भी नहीं जाता, रोड के पास भी नहीं जाता। तो अब आपने उसको क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने धीरे धीरे रिलैक्स करवाया, रोड के आसपास, रोड के दूर से गुजर रहे हैं, उसको आइसक्रीम खिला रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि देखो रोड क्रॉस कर रहे हैं, देखो वो भी रोड क्रॉस कर रहे हैं, वो भी रोड क्रॉस कर रहे हैं। सिर्फ बातें करवाई आपने, आपने उसको समझाया कि जेब्रा लाइन होती है, जो कि जेब्रा लाइन जब ऑन हो जाती है तब लोग निकलते हैं, रेड लाइन ऑफ होती है तब गाड़ियां रुकती है, सारा आपने समझाया। उसके बाद में आपने उसको पतली पतली छोटी छोटी रोडें क्रॉस करवाई जिसपे व्हीकल ना चल लेते हो धीरे धीरे, और एक दिन ऐसे ऐसे करके आपने पेशेंट को पूरी रोड ही क्रॉस करवा दी। उसको बोलते हैं सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। एक इसका भी बाप है, तो अब धीरे धीरे उसका डर खत्म हो जाएगा। एक इसका बाप है जो दूसरी थेरेपी में आपको पढ़ाऊंगा, वो है फ्लडिंग। इसमें भी डर खत्म किया जाता है, लेकिन इसमें डायरेक्टली डायरेक्टली पेशेंट बोलता है रोज रोज का नाटक कि तेरा रोज का नाटक मेरे से नहीं होता, तेरे को बंद कमरे से डर लगता है ना, पकड़ा, पीछे से पकड़ा, बंद कमरे में डाल दिया, गेट बंद कर दिए, जो होता है कर ले, चिल्लाना है तो चिल्ला ले। रोड की क्रॉसिंग करने में प्रॉब्लम आती है, सीधा हाथ पकड़ा, ले गए रोड पे और रोड क्रॉस करवा दी उसको। तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं फ्लडिंग, जिसमें आप डायरेक्ट उस चीज से एक्सपोज करवाएंगे। डायरेक्ट एक्सपोज करवाना, पेशेंट को छिपकली से इतना डर लगता है कि पेशेंट उस कमरे में ही नहीं घुसता, जिस घर में ही नहीं जाता कि तुम्हारे घर में छिपकली है मैं नहीं आऊंगा, घर में ही ना जाता, उसको आर्टिफिशियल छिपकली लाके उसके मुंह पे डाल दो, उसके ऊपर डाल दो, देखते हैं क्या होता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं फ्लडिंग। डायरेक्ट एक्सपोज कर दिया आपने, और इसमें आपने क्या कर दिया, धीरे 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 आपने उस चीज को छुड़वाया। तो सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन लिखो सर, यूज इन फोबिया, यूज इन फोबिया। सर फोबिया के लिए क्या है सर, बेस्ट थेरेपी है सर, बेस्ट थेरेपी फॉर फोबिया। क्योंकि फ्लडिंग में रिस्क है कि पेशेंट को कुछ नुकसान हो सकता है, तो फोबिया में बेस्ट थेरेपी कौन सी है सर, ये वाली बेस्ट थेरेपी फॉर फोबिया। जल्दी जल्दी लिखते जाओ, मैंने आपको दोनों समझा दी है सर। वॉल पे ने दिया था, फोबिया में यूज करते हैं, फोबिया के लिए बेस्ट थेरेपी है। मर जाएगा बेचारा, बिल्कुल रिस्क है उसमें, कुछ पेशेंट को दिक्कत आ सकती है, इसलिए उसको कम यूज लेते हैं, इसी को ज्यादा यूज लेते हैं। तो सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन है, उसको 3 स्टेज में पूरा किया जाता है, तो लिख लो 3 स्टेजेस होती है इसकी। सबसे पहली जो स्टेज होती है उसका नाम है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन स्टेज। इसमें पेशेंट को रिलैक्स करवाया जाता है। एक जैकबसन नाम की टेक्निक होती है, वैसे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लो, जैकबसन रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करते हैं, टेक्निक यूज करेंगे। क्या होगा सर इसमें, एक जैकबसन टेक्निक है जो यूज करते हैं इसमें। दूसरा लिखो हिरार्की फॉर्मेशन,
देखो हिरार्की फॉर्मेशन में होगा क्या, लेस स्टिमुलाई से मोर स्टिमुलाई, मतलब कम डरने वाली चीज से ज्यादा डरने वाली चीज में लेके जाओगे, हिरार्की फॉर्मेशन करोगे आप, लेस फियर टू मोर फियर। और तीसरा में क्या होगा, फिर लास्ट में आप क्या करवाओगे, डायरेक्ट। वॉल पे का मतलब क्या है, अबे करम जलो, वॉल पे एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने इस थेरेपी को दी थी। थोड़ा सा दिमाग यूज लो बच्चे, दुनिया बहुत आगे चली जाएगी। जल्दी से लिख लो, 2 लाइन लिखनी है, क्या बेक बेक कर रहे हो यार। चलिए जैकबसन टेक्निक यूज लेते हैं, हिरार्की फॉर्मेशन, और तीसरे में क्या होगा, आप एक्सपोज करवाएंगे रियलिटी या इमेजिनेशन, एक्सपोज करवाएंगे। या तो आप रियल में उसको रोड क्रॉस करवा दी, या आपने उसको इमेजिनेशन करवा लिया। देखो अब तुमने रोड क्रॉस कर ली, बातों ही बातों में उसको इमेजिनेशन करवा के रोड क्रॉस करवा दी, उससे भी डर खत्म हो जाएगा। ये पहली थेरेपी खत्म हो गई, जल्दी से लिख लो। इस जैकबसन के बारे में मत पूछना, ये कुछ भी नहीं है, कुछ टेक्निक्स होती हैं रिलैक्स करने के लिए, उसमें एक ये टेक्निक है जो कॉमनली यूज लेते हैं, कुछ भी नहीं है। जोसेफ वॉल पे, बिल्कुल। दूसरा लिखो बच्चों, ये हो गया आपका सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। दूसरी थेरेपी भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फ्लडिंग। दूसरा लिखो फ्लडिंग, इसी को बोलते हैं एक्सप्लोजिव। होगा क्या सर इसमें, डायरेक्ट एक्सपोज करवाएंगे। मुझे पता ही था नेहा जरूर पूछेगी ये जैकबसन टेक्निक क्या होती है। नेहा, मैंने आपको संस्कृत में थोड़ी बोला, हिंदी में ही बोला। मैंने क्या बोला, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ लिख लो। नेहा, जब तुम ट्रॉफी लेने आओगे ना तो तुमसे मिलूंगा जरूर मैं, जब हम प्रोग्राम करवाएंगे ना तुमसे जरूर मिलूंगा मैं। फ्लडिंग या एक्सप्लोजिव क्या होता है, देखो इसमें फोबिया के लिए यूज लेते हैं, तो लिख लो पहले तो यूज फॉर फोबिया। बेटा इतना कंफ्यूज रहोगे ना तुम तो एग्जाम में सवाल सही नहीं कर पाओगे। मोर कंफ्यूजन नॉट इंपॉर्टेंट, ज्यादा कंफ्यूजन ज्यादा प्रॉब्लम। तो जितना बताए, क्योंकि तुम्हें अगर इसमें इतनी कंफ्यूज हो रही तो तुम क्वेश्चन सोल्व करोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तो ऐसे काम चलेगा नहीं बेटा, इतना कंफ्यूज मत हो। जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं उनको भी सुनो, पूरे अटेंशन के साथ बैठो। मैंने क्या बोला, पूरे एयरफोन लगा के अटेंशन के साथ बैठो, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोलना चाहता हूं। चलिए, यूज फॉर फोबिया। दूसरा सर, फ्लडिंग या एक्सप्लोजिव में इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, डायरेक्ट एक्सपोज विथ फोबिक एजेंट, नो हिरार्की फॉर्मेशन। कोई भी हिरार्की फॉर्मेशन नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सपोज करेंगे उस फोबिक एजेंट से, उस स्टिमुलाई से डायरेक्ट एक्सपोज करेंगे, उसको बोलेंगे फ्लडिंग। जल्दी से लिख लो। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, नंबर 3 मैंने आपको 7 बताई थी। तीसरी थेरेपी के बारे में बात करते हैं। नंबर 3 थेरेपी का नाम है एवर्जन थेरेपी। देखिए क्या होता है ये बच्चों, एवर्जन थेरेपी में कुछ भी नहीं होता है। एवर्जन थेरेपी क्या है बच्चों, फोकस करें सर। सिंपल सी एक थेरेपी है जिस थेरेपी के अंदर अपन पेशेंट को जिस चीज से प्लीजर होता है। हिरार्की क्या होता है, हिरार्की का मतलब होता है
स्टेप बाय स्टेप अपन कोई काम करवाते हैं, वो होता है हिरार्की। अब देखो सुने रीता जी, अब नेक्स्ट थेरेपी पे ध्यान दो, पीछे वाली को छोड़ो, दुनिया आगे जा चुकी है, तुम पीछे मत रहो। मैं चाहता हूं कि अभी 120, 25, 30 लोग ऑनलाइन हैं, इन 130 के 30 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो और 2022 में ही हो, तो उसके लिए आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा मैं कल की क्लास में, कल की क्लास में साइकोसेक्सुअल थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं, उसको पूरा डिफरेंशिएट करना है, पूरा समझना है आपको। अभी ध्यान दो इस पे। सर अवर्जन थेरेपी का मतलब किसी भी चीज को, प्लीजर को छुड़ाने के लिए, जिस चीज में मजा आ रहा है उस चीज को छुड़ाने के लिए एक पेन दो, उसको पेनफुल स्टिमुलाई दो ताकि वो चीज छूट जाए। एक आदमी थंब सकिंग करता है, एक छोटा बच्चा, उसको आप क्या करते हैं, उसको आप मम्मी के द्वारा दिया जाता है चांटा, दे दो इस गाल पे, दो इस गाल पे, और खाएगा, दो और दी, तो वो तो गलत है, वो एक बहुत ज्यादा ही पेनफुल स्टिमुलाई है। आप छोटा सा काम करो, उसके ऊपर आप क्या करते हैं, जो मोस्टली मदर करती है, मिर्ची या नमक लगा देते हैं, बीटर टेस्ट दे देते हैं, नींबू लगा देते हैं ताकि वो उस चीज को ना खाए। तो एक प्रकार से आपने उसके प्लीजर को कम करने के लिए पेन दिया, जिससे वो उसने थंब सकिंग छोड़ दिया। दूसरा, कोई आदमी अल्कोहल ले रहा है और आपने उसको टेबलेट दे दी डाइसल्फिराम, जैसे ही दारू पिएगा उल्टियां होएगी, दारू छोड़ देगा। हिस्टीरिया वाला पेशेंट, जो गांव में भूत भूतनी आते हैं, आपने देखा होगा, माता जी आते हैं, बेहरू जी आते हैं, पता नहीं क्या क्या आते हैं, तो जब वो भूत भूतनी आते हैं तो उस पेशेंट को, उस आदमी को लेके जाता है, उन कुछ गांव के अंदर भूत भगाने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, झाड़ू से, दे झाड़ू, जोर जोर से दे झाड़ू, दे झाड़ू, उस पेशेंट के अंदर से भूत भगाते हैं। तो वो हिस्टीरिया, उसने क्या किया, नाटक किया, उसको मजा आया, उसको हिस्टीरिया करने में, भूत भूतनी में मजा आया उसको, तो उसको मिला पेन, पेन मिलते ही भूत गया गांव, भूत भाग गया। तो कुल मिला के उसके प्लीजर को कम करने के लिए एक पेशेंट को क्या देना सर, एक पेनफुल स्टिमुलाई देना, उसी को अपन बोलेंगे सर एवर्जन थेरेपी। चांटा, उसको बोलते हैं चांटा थेरेपी। आपने नोटिस किया होगा, छोटा बच्चा है ना, जब कोई मेहमान आता है ना तब ज्यादा करता है, वैसे नेल नेल बाइटिंग, थंब सकिंग कम करता है, कोई घर में आता है ना तब ज्यादा करता है। एक्चुअली इसका रीजन ये होता है कि कोई अगर घर में दूसरा मेहमान आता है तो बच्चे के अंदर एंजाइटी डेवलप होती है कि यार ये कौन है, ये कैसे आ गया, ये मेरे सारे बिस्कुट खा जाएगा, तो एंजाइटी डेवलप होती है, तब वो ज्यादा करता है ये काम। फिर मम्मी उसको कमरे में ले जाके उसका चूंडिया भरती है, अरे तू क्या कर रहा है, तेरे को पता नहीं है क्या, मेहमान के सामने मेरी इज्जत पूरी ऐसे कर रहा है, क्या सोचेंगे ये, ऐसे। कभी कभार छोटे बच्चे फालतू में पहले जाते हैं, पापा को गुस्सा आया, पापा ने मम्मी को सुना दिया, तो तू काम की नहीं है, ये नहीं है, वो है नहीं है, मम्मी को दो चार डायलॉग मिल गए, अब मम्मी क्या करेगी बेचारी, मम्मी कुछ नहीं कर सकती, मम्मी सीधा बुलाएगी, चिंटू इधर आना, चिंटू बेचारा आके रोटी मांग रहा है, मम्मी रोटी खिला दो, दे चांटा, उसको रोटी गाल पे दी। अब चिंटू बेटा बोलता है पैदा ही क्यों किया, चिंटू मम्मी को देख के सोचता है पैदा ही क्यों किया, जब मारना ही था, तो मन में बोलता है, क्या ही बोलेगा। फिर बेचारा रोता है, मम्मी दो और मारती है, और रो, फिर मारती है, अरे उस अब बेचारा रोने के लिए बोला है तुमने, रो रहा है, फिर और मार रही है, तो ये चलता रहता है घर में बातें। चलिए अब देखिए इस थेरेपी में क्या है सर, एवर्जन थेरेपी क्या है, पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलाई देना, लिखें, गिवन ए पेनफुल स्टिमुलाई टू पेशेंट फॉर चेंज फॉल्ट बिहेवियर, जो उसका फॉल्टी बिहेवियर है उसको चेंज करने के लिए आपने पेशेंट को क्या दिया, पेनफुल स्टिमुलाई दिया। अब देखिएगा, फोकस कीजिएगा बच्चों, फोकस कीजिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लीजर, पेशेंट को प्लीजरेबल एक्टिविटी क्या है उसकी बात करेंगे, फिर आपने उसको पेनफुल स्टिमुलाई क्या दिया है उसकी बात करेंगे, और उसका रिजल्ट क्या आया उसकी बात करेंगे। रिजल्ट सबसे पहले बात करते हैं, पेशेंट पीता है अल्कोहल, उससे उसको मजा आता है, आपने उसको दिया डाइसल्फिराम,
जिससे क्या हुआ, अल्कोहल विड्रॉल हो गया, जिससे अल्कोहल छूट गया, विड्रॉल। दूसरा, अगर बच्चा थम सक कर रहा है, थम सकिंग कर रहा है, तो आपने उसको क्या दिया, बीटर टेस्ट। बच्चे ने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया थम सकिंग करना। अनप्लीजरेबल स्टिमुलाई दिया, बिल्कुल सही बताया। वो मम्मी पापा का प्यार होता है, उस प्यार के चक्कर में बच्चा पहला जाता है। मम्मी पापा तो कुछ नहीं है, रात तक मान ही जाते हैं, वो बच्चा बेचारा पहला जाता है। तीसरा लिखें, अल्कोहल हो गया, थम सकिंग हो गया, तीसरा लिखें, हिस्टीरिया का लिख लो। हिस्टीरिया वाले पेशेंट को आपने क्या दिया, पेनफुल स्टिमुलाई में कुछ भी हो सकता है। देखो हिस्टीरिया वाले पेशेंट को ऐसे, नीचे कर देता हूं, हिस्टीरिया वाले पेशेंट को ना ऐसे नाइफ वगैरह से ऐसे डराया जाता है, इसको ना चाकू डाल देंगे, इसको राइस ट्यूब डाल देंगे, ऐसे ऐसे करके भी उसका ना हिस्टीरिया खत्म किया जाता है। तो इसको अपन क्या करेंगे, नाइफ से हो सकता है, कोई राइस ट्यूब से डरा दिया आपने कि इसको तो राइस ट्यूब डालेंगे, इससे भी हो सकता है। इससे क्या होगा, हिस्टीरिया खत्म हो जाएगा। पेशेंट रिकवर हो जाएगा। चलिए, ये आपका हो गया एवर्जन थेरेपी। देखिए बच्चों, यहां पे एक वर्ड आया है डाइसल्फिराम वाली रिएक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। छोटी सी हेडिंग लगा लो, डाइसल्फिराम रिएक्शन। ये सवाल आपके एग्जाम में आता रहता है इसका, डाइसल्फिराम रिएक्शन, इसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। डाइसल्फिराम रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले बात करें बच्चों, जो डाइसल्फिराम की मेडिसिन दी जाती है वो हमेशा ओरल रूट से दी जाती है। देख लीजिए सर, डाइसल्फिराम के बारे में बता दूं तो सर, जो ड्रग है उसको किस रूट से देंगे सर, ओरल रूट से देंगे भाई। ओरल रूट से आपने उसको दवाई दे दी। दूसरा सर, डोज कितनी होगी उसकी, सर डोज होती है 250 से 500 mg पर डे। कितना देते हैं सर, 250 से 500 mg। आपने देखा होगा हिस्टीरिया में क्या लिखा हुआ है, नाइफ या राइस ट्यूब से उसको डराएंगे। अब देखो इसमें ये तो नहीं लिख सकते ना झाड़ू से डराएंगे, वो तो मैंने बता दिया आपको, जिससे हिस्टीरिया छूट जाएगा। अब देखना, मेरी बात सुने, आपने कहीं देखा होगा, अगर आप ट्रेन वगैरह में कहीं जाते हैं और ट्रेन में जाते हैं आप, बसों में देखते हैं, बसों में सीट के पीछे आपको पोस्टर लगे हुए मिलते हैं। उसमें दो प्रकार के पोस्टर होते हैं, एक तो वो होता है गुप्त रोगी मिले, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन एक और होता है पति को बिना बताए शराब छुड़ाएं। देखा होगा आपने, पति को बिना बताए शराब छुड़ाएं। अच्छा, ऐसा क्या है जो पति को बिना बता के शराब छुड़ाओगे, वो होता है डाइसल्फिराम। पेशेंट को डाइसल्फिराम दी जाती है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि डाइसल्फिराम थेरेपी हमेशा पेशेंट को बता के देना है या बता के नहीं देना है। थ्योरी के हिसाब से बताओ, डाइसल्फिराम थेरेपी जब भी देते हैं तो पेशेंट को पता होना चाहिए या पता नहीं होना चाहिए, जल्दी से आंसर करो। चलिए देखो, डाइसल्फिराम ओरल रूट से देते, तब तक आप आंसर करो, तब तक मैं इसके बारे में और बताता हूं। दूसरा, डोज कितनी हो गई, 250 से 500 mg। तीसरा, कब देंगे, गिवन इन अर्ली मॉर्निंग, मोस्टली मॉर्निंग टाइम में देते हैं बच्चों। होता क्या है सर, जब भी आप डाइसल्फिराम लेंगे,
जब भी आप डाइसल्फिराम लेंगे, डाइसल्फिराम के बाद क्या होता है, जब वो अल्कोहल लेता है तो उसकी बॉडी में होती है रिएक्शन, उसकी बॉडी में होती है रिएक्शन, उसकी बॉडी में क्या होता है भाई, नहीं 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 नहीं, वाह भाई वाह, आज तो मेरे हार्ट को पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कर दोगे। डाइसल्फिराम के बाद अल्कोहल लिया, रिएक्शन हुई, उसकी बॉडी में एल्डिहाइड बन गया। याद रखना, डाइसल्फिराम लेने के बाद बॉडी में क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है, और ये एल्डिहाइड ही पेशेंट के अंदर गड़बड़ करता है। एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाएगा, और एल्डिहाइड की वजह से क्या हो जाएगा, CO2 बढ़ेगी, बॉडी में क्या होगा, CO2 बढ़ेगी, और कुछ सिम्टम्स आएंगे, कुछ सिम्टम्स आएंगे, जस्ट लाइक पेशेंट को एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग होगा, और वॉमिटिंग की वजह से बॉडी में फ्लूइड कम हो जाएगा तो हाइपोटेंशन हो जाएगा, बीपी गिर जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, बेचारे को टेकिकार्डिया हो जाएगा, बहुत ज्यादा हेडेक होगा, बहुत ज्यादा हेडेक होगा, ये सारे सिम्टम्स आएंगे, हेडेक होगा। सर जैसे ही डाइसल्फिराम वाले ने अल्कोहल लिया, रिएक्शन हुई और एल्डिहाइड बना, और एल्डिहाइड बनने के बाद CO2 बढ़ा और कुछ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आए, जस्ट लाइक एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, हेडेक, ये सारे सिम्टम्स आए। देखो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं उन सब ने आंसर दिया, पेशेंट को पता नहीं होना चाहिए। सिर्फ मेरे 2-3 गुलाब जामुन ने बताया कि सर पेशेंट को पता होना चाहिए। बेटा तुम तो आश्रम 3 का वेट कर रहे हो, मुझे पता है, ये वशीकरण वाला है ना, ये बाबा निराला। चलिए अब देखना, देखो प्रैक्टिकली बात करें ना कि सर प्रैक्टिकली तो हमें होना चाहिए कि पेशेंट को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट को बताएंगे तो क्यों ही लेगा। बट किताब बोलता है, ये प्रैक्टिकल चीजें अलग है और किताबी ज्ञान अलग है। किताब बोलती है कि पेशेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट को नहीं बताएंगे और पेशेंट ने अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल पी लिया तो उसको हाइपोटेंशन, हाइपोवोलेमिया की वजह से शॉक हो सकता है, तो आपको उस पेशेंट को थेरेपी को बता के देना है, क्योंकि आप उसको कुछ दे रहे हैं और उसको नहीं पता है, वो चला गया और उसने बहुत ज्यादा पी ली बाहर, तो उसके वजह से उसको बहुत नुकसान हो सकता है। तो प्रैक्टिकली चीजें अलग है, रियलिटी चीजें अलग है। थ्योरी बोलती है पेशेंट को पता होना चाहिए। चलिए अब देखना बच्चों, बिल्कुल सरिता, पेशेंट शुड नाउ अबाउट थेरेपी, वेरी गुड, ये आंसर सही है, पेशेंट को पता होना चाहिए। अब देखना, ये जो रिएक्शन होती है वो कब होती है सर, सर ये रिएक्शन स्टार्ट होती है आफ्टर 30 मिनट, आफ्टर 30 मिनट, इधर ही लिख देता हूं, ये रिएक्शन स्टार्ट कब होगी सर, आफ्टर 30 मिनट ऑफ ड्रिंक, ड्रिंक के आधे घंटे बाद ये रिएक्शन स्टार्ट होएगी, 1 घंटे पे, 1 आवर पे ये रिएक्शन पीक पे जाएगी, और 2 घंटे में ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, सबसाइड हो जाएगी। ये भी याद रखना, ये जो एल्डिहाइड बन के ये जो रिएक्शन होता है, बॉडी के अंदर CO2 बढ़ेगा, उसमें क्या होगा सर, ये 3 बातें ध्यान रखना, ये 3 बातें ध्यान रखना। पहली बात सर, डाइसल्फिराम लेने के बाद पेशेंट के अंदर वो रिएक्शन कब हो जाएगी, आधे घंटे में पेशेंट की रिएक्शन हो जाएगी, 1 घंटे में भाई साहब पीक पे जाएगा, और 2 घंटे में सबसाइड हो जाएगा। ये जितने भी मेरे गुलाब जामुन है उन सबको पता है कि बसों में पोस्टर क्या क्या लगे हुए हैं, ये सारे उन पोस्टरों पे कॉल जरूर करते हैं, मुझे पता है। और ये जो आश्रम 3 का जो इंतजार कर रहे हैं ना, उन सबको बता दूं मैं, पढ़ लो, नहीं तो फिर देखते रह जाओगे यही आश्रम। जल्दी से लिख लें, डाइसल्फिराम रिएक्शन कब होगी, कब पीक पे होगा, कब सबसाइड होगा, क्या सिम्टम्स आएंगे, और कितनी गोली देनी है, कितने टाइम पे देनी है, और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। हमेशा डाइसल्फिराम रिएक्शन के बारे में
पेशेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट को नहीं पता, पेशेंट ने ले लिया तो पेशेंट के साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है, जान प्यारी, या फिर पेशेंट का दारू छोड़ना। तो सर जान प्यारी है पेशेंट की, और जान प्यारी तब होगी जब पेशेंट को थेरेपी के बारे में नॉलेज होगा। तो पेशेंट शुड ऑलवेज नाउ अबाउट थेरेपी। तो एक लाइन लिख लें सर, पेशेंट को हमेशा पता होना चाहिए कि उसको कुछ थेरेपी दे रहे हैं। बेशक वो थेरेपी ले, गोली ले ना ले, लेकिन उसके कान में खबर जरूर होनी चाहिए, ताकि उसको कुछ रिएक्शन हो, कुछ दिक्कत हो तो कम से कम वो किसी के दोस्त के पास चला जाए, घर चला जाए, और उसको बड़ी दिक्कतों से हम बचा सकते हैं। तो याद रखें, ये विष्णु बंगाली बाबा के पास भेज दूंगा तुझे, ढंग से पढ़ ले बेटा। तो याद रखें, इसके बारे में कुछ चीजें हैं। एक लाइन और याद रख लें, जो डाइसल्फिराम टेबलेट है उसका लेवल हमारे ब्लड में एटलीस्ट 7 दिन तक रहता है। लास्ट डोज के बाद कितने दिन तक रहेगा? एटलीस्ट 7 दिन तक इस गोली का लेवल रहेगा। नेक्स्ट लिखें, लेवल, लास्ट लाइन लिख लें, लेवल ऑफ डाइसल्फिराम maintain in blood for 7 days, एटलीस्ट 7 दिन तक उसकी ब्लड में ये मेंटेन रहता है डाइसल्फिराम का लेवल। लास्ट डोज के 7 दिन बाद भी उस पेशेंट ने अगर दारू पिया है तो रिएक्शन हो जाएगी। सर जान तो वैसे ही जाएगी, चाहे पी के जाए चाहे छोड़ के जाए, महिमा ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली चीजें अलग है। देखो मेरी बात सुनो, एटलीस्ट आप उसको आप देंगे तो वो लेगा नहीं, एटलीस्ट उसको बता दो कि मैं देख गोली दे दूंगा तुझे, गोली दे दूंगा मैं तुझे, छोड़ दे तू, और आप उसको बेशकली आप जूस में या किसी में डाल के दे दें, बट एटलीस्ट उसके कान में खबर जरूर होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। उस एल्कोहल से तो बहुत बाद में जाएगा, इससे जल्दी भी जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपने 3 थेरेपी पढ़ ली, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, फ्लडिंग और एवर्जन। अब चौथी लिखे एसर्टिवनेस थेरेपी। खत्म करते हैं बच्चों जल्दी से। चौथी लिखे एसर्टिवनेस थेरेपी। देखिए आपने एक मूवी देखी होगी वेलकम, अगर आपने मूवी नहीं देखी तो भी आप हाँ ब्रेकफास्ट के साथ दी जाती है बच्चे में, यहाँ इट शुड बी गिवन विद ब्रेकफास्ट, मैंने लिख लिया ना अर्ली मॉर्निंग। अब देखो फोकस कीजिए बच्चों, जो ये अगली थेरेपी है एसर्टिवनेस थेरेपी, वो एक मूवी आपने देखी होगी वेलकम। मैं हर एक चीज को मूवी से जोड़ रहा हूं ताकि आप उसको लॉन्ग टाइम तक याद रख सको। अब होता क्या है देखो, उसमें नाना पाटेकर होता है जो एक विलेन होता है, नाना पाटेकर अनिल कपूर होते हैं, जिसमें नाना पाटेकर एक विलेन होता है। उस नाना पाटेकर को उसकी गुंडागर्दी छुड़ाने के लिए उसको मूवी में काम दिया जाता है, और आपको पता है उसमें मूवी के लिए वो एक्टिंग करता है, आलू ले लो प्याज ले लो, ना सुबह से बिका है एक प्याज ना बिका आधा आलू, सुना होगा आपने, डायलॉग भी होता है वो। तो होता क्या है भाई, होता क्या है, पेशेंट को कोई चीज छुड़ाने के लिए एक अच्छा रोल दो, एक अच्छा रोल दो ताकि वो उस चीज को छुड़ा दे, उस चीज को छोड़ दे, उसको बोलते हैं एसर्टिवनेस थेरेपी। मूवी नहीं देखी तो कोई बात नहीं बच्चों, थेरेपी को देख लो। मतलब मैं बताता हूं, दूसरा एग्जांपल ले लो, एक पेशेंट है जो बहुत अल्कोहल पीता है, और आपने उसको एक कोई गांव में रामलीला वगैरह होती है ना, प्रोग्राम होते हैं, कोई प्रोग्राम, उसको एक अच्छा रोल दिया आपने, कि एक उसको रोल दिया कि आपने उस रोल में उसको ये दिया कि उस रोल में वो दारू नहीं पीता है, और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है वो दारू नहीं पी रहा है, उसकी फैमिली अच्छा ग्रो कर रही है, उसके घर में इनकम है, उसके बच्चों की शादी अच्छे से हो रही है, और उसी के सामने दूसरा रोल बताया कि एक दारू पी रहा है, दारू पी रहा, उस रोल में एक जना दारू पी रहा, उसका घर बिक गया, उसके बच्चों का पढ़ाई नहीं हो रहा है, एजुकेशन अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं लगेगा यार मैं इस रोल को अगर मेरी असली जिंदगी में उतारूं तो मेरी जिंदगी भी संवर सकती है। तो पेशेंट को एक प्रकार से रोल देके
रोल देके पेशेंट को आप क्या करवाएंगे, उस नशे को या उस चीज को छुड़वाएंगे, उस फॉल्टी बिहेवियर को छुड़वाएंगे, उसी को क्या बोलेंगे, एसर्टिवनेस थेरेपी। एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था साल्टर। तो किसने दिया था, गिवन बाय साल्टर ने दिया था। इसमें होता क्या है, इन दिस थेरेपी a positive role given in a negative person। कोई नेगेटिव पर्सन के अंदर एक पॉजिटिव रोल दिया जाता है, उससे क्या होगा, पर्सन अप्लाई पॉजिटिव रोल इन रियल लाइफ, जिससे कि वो पॉजिटिव रोल को रियल लाइफ में अप्लाई करें और उस चीज को छोड़ सके। सुबह से ना बिका है एक आलू, ना बिका है आधा कांदा, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है। बिल्कुल वही वाली मूवी। कुछ मूवी ऐसी है जो आपने जरूर देखी होगी, सूर्यवंशम, वेलकम, ये मूवियां जो आती रहती है। ड्रामा थेरेपी अलग है, एकता ये थोड़ा सा अलग है, ड्रामा अलग है थोड़ा सा। चलिए एसर्टिवनेस थेरेपी के बारे में और बता देता हूं, एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कि आपको याद रहेगा मूवी कौन सी, वेलकम। वेलकम, नाना पाटेकर, नाना पाटेकर। चलिए नेक्स्ट देखें बच्चों, ड्रामा में पेशेंट को रोल नहीं दिया जाता, ड्रामा में पेशेंट के आगे एक ड्रामा क्रिएट किया जाता है जिससे वो पेशेंट सीखे। इसमें पेशेंट को खुद को रोल देंगे अपन, इस चीज का ध्यान रखना एकता जी, आप इस चीज का ध्यान रखना। जैसे एक कोई बदमाश आदमी, उसको राम का रोल दिया, बिल्कुल ये भी सही बोल रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट थेरेपी देखें। देखो अपन बात कर रहे हैं बच्चों बिहेवियर थेरेपी की, नंबर 4 हमने पढ़ लिया एसर्टिवनेस। अब देखें नंबर 5 नंबर जो थेरेपी है उसका नाम है रेस्पॉन्स शैपिंग। थेरेपी का नाम क्या है, रेस्पॉन्स शैपिंग। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं इसमें। रेस्पॉन्स शैपिंग ये मोस्टली दिया जाता है एमआर वाले पेशेंट में, यूज इन एमआर, मेंटल रिटार्डेशन वाले पेशेंट में दिया जाता है। इसमें होता क्या है, एक पेशेंट को छोटा सा टास्क देंगे कि अच्छा तुम ना ये काम करो, जैसे ये चेयर है उसको सीक्वेंस में लगाओ। तो जैसे चेयर में सीक्वेंस में लगाता है, सारे लोग मिलके उसके लिए क्लैपिंग करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं ताकि वो क्या करे, अपने उस मेंटल रिटार्डेशन को कम कर सके, थोड़ी चीजें सीख सके। होता क्या इसमें, एक सिंगल टास्क होता क्या, एक सिंगल टास्क गिवन टू पेशेंट। पेशेंट को एक सिंगल टास्क दिया आपने, अब देखना आफ्टर कंप्लीट टास्क, क्लैपिंग फॉर पेशेंट, क्लैपिंग एंड मोटिवेट द पेशेंट। उसको शाबाशी दी आपने, तो उससे क्या होगा कि उसको थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, वो चीजें सीखेगा अपनी जिंदगी में। तो उसको अपन बोलेंगे रेस्पॉन्स शैपिंग। लिखें इसके बारे में जल्दी से, रेस्पॉन्स शैपिंग क्या है सर, एमआर वाले पेशेंट में देंगे, मेंटल रिटार्डेशन में देंगे सर, कुछ भी नहीं है सर। बैक में क्या करेगा साकिल, इस बैक के अलावा भी कोई मैसेज डाल दे कभी, मेरे को दिल खुश कर दे। बिल्कुल इंटेलिजेंस डेवलप करवाते हैं। रागिनी जी बिल्कुल सही समझे हो आप। कितने तेजस्वी बालक हैं यार, तुम लोगों को वैसे पढ़ाने में मजा बहुत आता है मुझे। इतनी जगह क्लास लेता हूं मैं, आज सुबह 9 बजे से 2 बजे तक कंटिन्यू क्लास ले रहा था कहीं पे, इतना मजा कहीं नहीं आता जितना तुम्हें आता है। तुम सब मेरे बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर हो। ये जो काजू कतलियां है ना कुछ कुछ, और ये कुछ गुलाब जामुन,
बहुत प्यारे हैं मुझे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, दो थेरेपी बची है, 7 बताई थी, 2 बची है बच्चों। नंबर 6 देखना, नंबर 6 देखना, जिसका नाम है सीबीटी। हमारे राजस्थान में एक बस भी चलती थी सीबीटी, वैसी ये थेरेपी है। फुल फॉर्म लिखो इसका, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी। देखो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है, देखो, डोनाल्ड, डिस्कवर बाय डोनाल्ड। डोनाल्ड ने इसको डिस्कवर किया था। बच्चों इस थेरेपी में होता क्या है, देखो एक मनीष ने एक शायरी लिखी है, ना मोहब्बत दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं, किसी के लिए अपने दिल को न दुख। क्या शायरी लिख रहा है यार, मेरे को समझ में ही नहीं आ रही, मैं परेशान हो रहा हूं। अरे रेस्पॉन्स सेपिंग में कुछ नहीं है बालक, बालक कुछ भी नहीं है इसमें। एक सिंगल काम दो, जैसे ही काम करता है उसके लिए मोटिवेशन दो, उसको तालियां बजाओ, उसको थोड़ा सा बोलो वेरी गुड वेरी गुड, छोटा सा काम दे दो बस। देखो सुबह में क्लास इसलिए नहीं लेता क्योंकि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है शाम का समय। जब शाम का समय होता है, पंछी की आवाजें आती हैं, बिल्कुल ऐसे अच्छा ठंडा ठंडा मौसम रहता है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, आप कुछ लोग ऊपर बैठे होंगे बादलों के नीचे, तो ऐसे समय में पढ़ने का मजा आता है यार, इसलिए मैं शाम को लेता हूं, सुबह सुबह कुछ नहीं होता। एम्स का फॉर्म भरने के लिए सर मेरा रिजल्ट आ चुका है, बट अभी रजिस्ट्रेशन नहीं आया, तो अभी फॉर्म ही नहीं आया, फॉर्म आएगा जून जुलाई में, तब तक आ जाना चाहिए। लास्ट डेट तक भी अगर आपका रजिस्ट्रेशन आ गया तो यू कैन अप्लाई द एग्जाम। चलिए अब देखिए बच्चों, सर सीबीटी क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। आपके एग्जाम का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सर सीबीटी किसके लिए देते हैं, तो सर गिवन फॉर ओसीडी, गिवन इन ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर होता है, उस पेशेंट को अपन क्या करते हैं, ये थेरेपी देते हैं। उस पेशेंट को एक थेरेपी दी जाती है, उसका नाम है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब बच्चों मेरी बात सुन लेना, अब मेरी बात सुन लेना बच्चों, जो सीबीटी है उसकी बात करेंगे अपन, मेरी बात सुन लेना बच्चों। ओसीडी में क्या होता है कि उस पेशेंट के माइंड में बार बार कुछ थॉट्स आते हैं, कुछ थॉट्स आते हैं, नकारात्मक थॉट्स, मेरे हाथ में कीड़े होंगे, मेरे हाथ में बैक्टीरिया है, मेरे हाथ में जर्म्स हैं, ऐसे थॉट्स आएंगे। तो थॉट्स आने के बाद उसको फीलिंग्स आएगी कि हाँ यार मेरे को जाना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, और उसके बाद में वो एक्ट करता है, जाके हाथ धोता है। फिर थॉट्स आते हैं, फिर उसको फीलिंग आता है, फिर हाथ धोता है। तो ये 3 चीजें चलती रहती है, थॉट्स आया, फिर उसको फील हुआ, फिर उसने हाथ धोया, ऐसा ही होता है। तो इस थेरेपी के अंदर अपन करते क्या है, पेशेंट की थॉट को चेंज किया जाता है। देखो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट अलग है, रेस्पॉन्स सेपिंग अलग है बच्चे, सरिता, रेस्पॉन्स सेपिंग पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट अलग है। उसमें उसको एक चीज दी जाती है काम के बदले, इसमें इसको सिर्फ मोटिवेट किया जाता है, थोड़ा सा फर्क है। अब देखना सर यहां तक हो गई, अब देखना आप उस इस थेरेपी में क्या करते हैं, आप उस पेशेंट की थिंकिंग को चेंज कर दो। जब आप उसकी थिंकिंग को चेंज करेंगे, उसकी फीलिंग चेंज हो जाएगी और उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो होता क्या है सर, इन दिस थेरेपी चेंज द पेशेंट थिंकिंग, पेशेंट की थिंकिंग को चेंज करते हैं, जिससे कि बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज, बिहेवियर क्या होगा सर, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो उस थेरेपी को अपन क्या बोलते हैं सर, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। याद रखना बच्चे, सर होगा क्या, पेशेंट की थिंकिंग को चेंज करेंगे, बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाएगा। क्योंकि सर ये चीजें क्या होती है, तीनों मिली हुई रहती है, क्योंकि थिंकिंग
थिंकिंग, फीलिंग, फीलिंग का मतलब आपके इमोशंस, फीलिंग एंड एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब आपका एक्ट, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं बच्चों हर तरीके से, तो याद रखें इस चीज को। फीलिंग्स या फिर आप इसको अफेक्ट बोल सकते हैं, इमोशंस बोल सकते हैं, और एक्टिविटी या फिर आप उसको बिहेवियर बोल सकते हैं। कुल मिला के उसका बिहेवियर चेंज किया आपने, तो इस प्रकार की थेरेपी को आप बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सर पेशेंट की थिंकिंग को चेंज करो, उसका इमोशंस, फीलिंग और बिहेवियर दोनों अपने आप ही चेंज हो जाएंगे। चलिए, ये लास्ट थेरेपी थी जो हो गई। अब कुछ अदर्स थेरेपीज है, उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे बच्चों, फिर अपना थेरेपी वाला पोर्शन खत्म होने वाला है। जल्दी से लिख लो इसको। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया तो था, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि बच्चों अगर पेशेंट को कोई चीज बार बार एक चीज सोच रहा है कि मेरे घर का बाहर का लॉक खुला होगा, लॉक खुला होगा, तो आप उसको बताएं कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, लॉक खुला भी रह गया तो क्या हो गया, क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पूरी दुनिया एक ही बार चेक करती है। आप उसकी थॉट को बदलने की कोशिश करो ताकि उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। आप उसको बोलो कुछ नहीं है तेरे हाथ में, देख माइक्रोस्कोप से देख ले, कुछ नहीं है तेरे हाथ में, देख तेरे हाथ की मैं जांच करवा देता हूं, कुछ नहीं है। आप उसकी थॉट को चेंज करो, अपने आप उसका काम चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए, लास्ट जो 7 नंबर है उसको बोलते हैं अदर थेरेपी। मैंने बताया था बिहेवियर में 7 पढ़ाऊंगा, अदर थेरेपी जिसको बोला जाता है कंडीशनिंग थेरेपी। इसमें आपको कुछ ना कुछ कंडीशनिंग देके आपको पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, कंडीशनिंग थेरेपी। देखिए इसमें छोटी छोटी कुछ थेरेपीज हैं जो आपको आती भी है। पहला होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये सब छोटे बच्चों के लिए होती है मोस्टली। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, देखें, आप एक पेशेंट को बोलते हैं कि छोड़ो, आप छोटे बच्चे को, आप अपने छोटे बच्चे पे ले लें, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आपका भतीजा है, कुछ भी है, 7 टाइप है टाइटर, 7। मैंने आपको 5 थोड़ी बताया, 7 ही तो बताया था। ऐसे मत करो यार, ये देखो मैंने क्या बताया था, टोटल 7। चलिए आप देखो, फोकस करो, देखो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत इजी है। आपने पेशेंट, एक पेशेंट है, छोटा बच्चा है आपके घर में, आपने उसको दिया, बोला कि तू टाइम पे होमवर्क कर लेना, मैं तेरे लिए चॉकलेट लेके आऊंगी, मैं तेरे लिए चॉकलेट लेके आऊंगा, तो टाइम पे अपना होमवर्क कर लेना। तो एक प्रकार से आपने उसको थोड़ा सा पॉजिटिव स्टिमुलेशन दिया, पॉजिटिव स्टिमुलेशन दिया, जिससे वो उसने, बच्चे ने होमवर्क टाइम पे कर लिया। सिर्फ बोलना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को अप्लाई अप्लाई कर देना, सच में लाके उसको चॉकलेट दे देना, वो क्या हो गया, रिवार्ड। दूसरा होता है रिवार्ड। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और रिवार्ड में क्या फर्क है सर? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट सिर्फ बोलना, और रिवार्ड में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को लागू कर देना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में लिखो, फॉर पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर, पॉजिटिव स्टिमुलेशन गिवन। आपने पेशेंट को पॉजिटिव स्टिमुलाई दिया। एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से लिख लो, मन से लिख लो, हिंदी में अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख दो कि बोल दो कि टाइम पे होमवर्क कर लेना, चॉकलेट लेके आऊंगी, बस लेके आऊंगी, दिया नहीं है। रिवार्ड में क्या होगा सर? अप्लाई द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, इसको अप्लाई कर देना, वो क्या कहलाता है? रिवार्ड। इसमें क्या होगा? चॉकलेट दूंगी, चॉकलेट दूंगी, और इसमें क्या होगा? चॉकलेट दे देना, चॉकलेट दे देना।
चलिए अब दो इसके उल्टे हैं, दो इसके उल्टे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अदर्स में लिखे तीसरा, तीसरा लिखें सी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और चौथा है पनिशमेंट। देखो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, आपने पेशेंट को बोला टाइम पे होमवर्क कर लेना, वही नहीं तो पड़ेगा जूता, नहीं तो पड़ेगा जूता, सिर्फ बोलना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, आके दो चार लगा देना, होमवर्क नहीं किया और लगा दिया आपने पनिशमेंट। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है सर, फॉर पॉजिटिव चेंज, कुछ पॉजिटिव चेंज लाने के लिए नेगेटिव स्टिमुलाई देंगे, आप नेगेटिव स्टिमुलाई देंगे, नेगेटिव स्टिमुलाई गिवन। और पनिशमेंट में क्या होता है सर, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को क्या कर देना, लागू कर देना, अप्लाई कर देना, अप्लाई द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। चार हो गए हैं, पांचवा लिखना सेटिएशन। ये खतरनाक है भाई, ये खतरनाक है, देखना सेटिएशन क्या होता है, लिखो सेटिएशन। दूंगी मतलब गिवन, इंग्लिश में क्या है, चॉकलेट गिवन, नहीं चॉकलेट गिवन मतलब तो दे दिया, मे बी गिवन चॉकलेट, अब इंग्लिश में क्या है लिख लो। अब देखना सेटिएशन क्या होता है, बैक स्लाइड की लास्ट लाइन प्लीज लिख लो, अप्लाई द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। सुने भाई मोहन सुने, अब अगला क्या है सर, सेटिएशन। अब एक बच्चा है जो चॉकलेट के लिए मरता रहता है, हर टाइम बोलता है चॉकलेट, हर टाइम बोलता है चॉकलेट, तो अब आप उसको क्या बोल दो, आप उसको क्या बोलो कि भाई सेटिएशन में क्या होगा, पेशेंट को वो काम करने के लिए फुली अलाउ कर दो, पेशेंट थंब सकिंग की आदत है उसकी, और आप वो कुछ भी मांगे खाने के लिए लेके अंगूठा लेखा, कुछ भी खाने के लिए मांगे उसका अंगूठा लेके मुंह में दे दो लेखा, वैसे ही चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। अरे डी वाला समझ में नहीं आया, पनिश इसमें सिर्फ और सिर्फ बोलना के थप्पड़ पड़ेगी और थप्पड़ सच में दे देना पनिशमेंट, क्या समझ में नहीं आया यार। अगर साइकेट्रिक मेरे से समझ में नहीं आए तो फिर किसी से ही नहीं आएगा, इतना टाइम ले रहा हूं इन थेरेपीज में यार जो एक एक मिनट की है, कैसे भी करके तुम्हें आ जाए बस। अब देखो सेटिएशन क्या है, पेशेंट को कोई काम करने के लिए फुली अलाउ कर दो, फुली अलाउ कर दो पेशेंट को। चॉकलेट को छुड़वाना है, चॉकलेट की आदत छुड़ानी है, घर में इतनी चॉकलेट ला के रख दो जो मांगे, जब भी पेशेंट बोले घूमने के लिए पहले चॉकलेट खा, जब भी बोले मम्मी पानी पीऊंगा नहीं चॉकलेट खा, फिर पानी पिलाओ, मम्मी खाना खाऊंगा नहीं चॉकलेट खा, मम्मी मैं आपके पास सोऊंगा नहीं पहले चॉकलेट खा, ताकि उस चीज से उसका मन भर जाए, मन भर जाए। आप बोलते हैं ना किसी को इतना भी प्यार मत दो कि आपके प्यार की इज्जत कम हो जाए, उसका मन भर जाए, तो वैसे ही सेटिएशन है। सेटिएशन में होगा क्या सर, सिंपल सा है, सिंपल सा है सर, पेशेंट को कोई काम करने के लिए फुली अलाउ कर दो, फुली अलाउ द पेशेंट, पेशेंट को आपने फुली अलाउ कर दिया किसी भी काम के लिए। नेक्स्ट देखें, 5 हो गया, छठवां देखें टोकन इकोनॉमी, EF करके लिखो, टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी क्या होता है, सिंपल सा होता है कि एक पेशेंट को कोई भी टास्क कंप्लीट करने के बाद एक टोकन दिया जाता है और उसको बोलता है कि अगर 5-7 टोकन हो जाएंगे तो तुम्हें आपकी मनपसंद चीज दिलाई जाएगी, मनपसंद फिल्म दिखाई जाएगी। तो उसमें होता क्या कि टोकन कलेक्ट करने होते हैं पेशेंट को। टोकन इकोनॉमी में क्या होगा, पेशेंट टोकन कलेक्ट करेगा, एक रिवार्ड सिस्टम होता है ये टोकन इकोनॉमी, क्या एक रिवार्ड सिस्टम ही है ये भी।
आफ्टर कंप्लीट टास्क टोकन गिवन टू पेशेंट, पेशेंट को टोकन देंगे और जब काफी सारे टोकन इकट्ठा हो जाएंगे तो पेशेंट को बोलेंगे हाँ अब तुम जो बोलोगे वो चीज तुम्हें करवाएंगे। इट इज अ टोकन इकोनॉमी। सीएचएन की क्लास करवाएंगे, अभी तो जस्ट करवाई थी, अब नेक्स्ट बैच में करवाएंगे, ई बैच में रहती है। पहले जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उन पे ध्यान दें। अगला होता है टाइम आउट। जो टाइम आउट होता है वो बच्चों को करवाया जाता है, मोस्टली एमआर वाले पेशेंट को। इन पेशेंट को क्या होता है कि कोई भी काम एक फिक्स टाइम के दौरान करना होता है कि तुम्हें 5 मिनट में उस जगह पे जाके आना है, तो एक टाइम के अंदर बांध देना, वो क्या है टाइम आउट। टाइम आउट का मतलब क्या है, एक टाइम के अंदर बांध देना। जेल में होता है, मोस्टली साइकेट्रिक जेल में होता है ये टोकन इकोनॉमी, पेशेंट को बाहर घुमा के लाया जाता है। मोस्टली किस में होता है, जेल में होता है, जो साइकेट्रिक की जेल होती है उसमें। अच्छा, टाइम आउट में क्या होता है कि कोई भी काम एक फिक्स टाइम के लिए किया जाता है। लिखें, व्हेन टाइम बाउंडेशन इंक्लूड इन थेरेपी। जब किसी भी थेरेपी के अंदर टाइम बाउंडेशन को इंक्लूड कर देंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे, टाइम बाउंड। चलिए लास्ट लिखें, एक और बचा हुआ है मॉडलिंग। मॉडलिंग लिख लें लास्ट। सर मॉडलिंग में क्या होता है, पेशेंट को किसी चीज की कॉपी करवाई जाती है। पेशेंट शर्ट के बटन सही नहीं बांधता है तो पेशेंट को उसके बड़े भाई की कॉपी करवाई जाती है कि देख तुम्हारे बड़े भाई ने कैसे शर्ट के बटन पहने, तुम भी पहनो। पेशेंट लेसेस सही नहीं बांधता है तो उसको कॉपी करवाई किसी की, तो वो होता है मॉडलिंग। मॉडलिंग में होगा क्या सर, पेशेंट को क्या करवाएंगे, कॉपी टू अदर्स, अदर्स की कॉपी करवाते हैं, उसको अपन बोलते हैं मॉडलिंग, ताकि उससे वो चीज सीख सके। तो ये सारी बिहेवियर थेरेपी होती है जिसमें पेशेंट को कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। लिख लो जल्दी से। चलिए, मैंने आपको इंडिविजुअल साइकोथेरेपी पढ़ा दी, ग्रुप साइकोथेरेपी पढ़ा दी और बिहेवियर पढ़ा दी। दो छोटी छोटी बची है, उनको भी खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट लिखें, इंटरपर्सनल थेरेपी। ये ग्रुप थेरेपी, ये थेरेपी वाला पोर्शन खत्म कर देते, 5 मिनट लगेंगे। इंटरपर्सनल थेरेपी, देखो ये घर वाली थेरेपी है, घर वालों को जो थेरेपी दी जाती है उसमें 2 थेरेपी आती है। एक तो होती है फैमिली थेरेपी और दूसरी आती है मैरिटल थेरेपी। मैरिटल थेरेपी, देखें फैमिली थेरेपी में क्या होता है कि पेशेंट के घर वालों को जो थेरेपी दी जाती है उसको अपन बोलते हैं फैमिली थेरेपी, कि उस पेशेंट के साथ में कैसे बिहेवियर करना है, कैसे आपको उसके साथ में रहना है, ताकि उसका जो साइकेट्रिक इलनेस है उसको अपन जल्दी रिकवर कर सकते हैं। इसमें होगा क्या सर, फैमिली थेरेपी में थेरेपी गिवन टू फैमिली मेंबर्स को दी जाती है, जिसमें कि दूसरा लिखें, फैमिली थेरेपी में आप फैमिली मेंबर्स को देंगे विच हेल्प इन अर्ली रिकवरी ऑफ पेशेंट, जो कि पेशेंट की अर्ली रिकवरी में हेल्प करेगा ऑफ पेशेंट, उसको बोलेंगे फैमिली थेरेपी। और लास्ट है मैरिटल थेरेपी, ये दिया जाता है गिवन टू मैरिटल कपल। मैरिटल कपल को जो थेरेपी दी जाती है कि देखो जो तुम्हारे बीच में है उसको सही करो। कोर्ट भी टाइम देता है एक डाइवोर्स के लिए
3 से 6 महीने का, ताकि तुम उस रिश्ते को बचा सको। जो फॉल्टी एक दूसरे रिलेशन में गड़बड़ हुई है उनको दिया जाता है ये थेरेपी। तो मैरिटल कपल्स को दी जाती है, जिसमें उनके रिलेशन को क्या किया जाता है, स्ट्रॉन्ग किया जाता है। आपने मूवी देखी होगी तेनु विट्स मेनू रिटर्न्स, उसमें माधवन और कंगना रनावत को जो थेरेपी दी जाती है वो कौन सी होती है, मैरिटल थेरेपी। मूवी शुरू होते ही आपने देखा होगा। तो एक मैरिटल कपल्स को देना मैरिटल थेरेपी। यह हो गई आपकी थेरेपी नंबर 4। और अब लास्ट बात करेंगे अदर थेरेपी। क्या होता है अदर थेरेपी, उसकी बात करते हैं। लास्ट लिखो, नंबर 5 अदर थेरेपी। अदर थेरेपी में क्या बच गया सर, सबसे पहली है मिलोव थेरेपी। मिलोव थेरेपी या इसी को बोलते हैं एनवायरमेंट थेरेपी। इसमें होता क्या है बच्चों, सिंपल से एक थेरेपी है, इसको थेरेप्यूटिक कम्युनिटी भी बोलते हैं या एनवायरमेंट थेरेपी भी बोलते हैं या थेराप्यूटिक कम्युनिटी। मतलब एक कम्युनिटी है जो पूरी हेल्प करती है थेरेपी में, इसलिए इसको बोलते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिटी। देखें बच्चों क्या होता है इसमें। मिलोव का मतलब होता है एक एनवायरमेंट, एक पेशेंट को एक इस प्रकार का एनवायरमेंट दिया जाता है जिससे वहां पर उसको पॉजिटिव वाइब्स आए। सारे अच्छे अच्छे लोगों के साथ उसके फ्रेंड्स को रख दिया, एक ही रूम में आपने उसके सारी मनपसंद चीजें ले आए, आपने उसके दोस्तों को बुला लिया, आप उसकी मनपसंद चीजें बना रहे हैं, खिला रहे हैं। तो कुल मिला के आपने एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट किया है, ताकि वो अपने जो मेंटल उसके ऊपर हावी हो रहा है, जो मेंटल डिप्रेस हावी हो रहा है, जो एंजाइटी हावी हो रही है, उसको अपन क्या कर सके, रिलीफ कर सके। तो मोस्टली यूज लिया जाता है डिप्रेशन वाले में, यूज इन डिप्रेशन एंड एंजाइटी। डिप्रेशन और एंजाइटी में यूज करते हैं। और करेंगे क्या सर इसमें, अपन पेशेंट को क्या करेंगे, ए बेटर एनवायरमेंट गिवन टू पेशेंट, गिवन टू पेशेंट विच हेल्प इन रिकवरी, जो कि हेल्प करेगा हमारी रिकवरी में। याद रखें मिलोव से मैक्सवेल, और मैक्सवेल आपको पता है बेंगलोर का एक प्लेयर भी है, तो किसने दिया था, तो लिख लें गिवन बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल ने इस थेरेपी को दिया था, उस प्लेयर ने नहीं दिया, उसका तो नाम है सर, सब करके देख लिया, नहीं आ रही आवाज। अंजू आप वहां पे बात करें, हेल्पिंग नंबर पे बात करें आप, हेल्पलाइन नंबर पे जो मैडम है। ये पर्टिकुलर आपको ही प्रॉब्लम है, बाकी सबको आ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो आप एक बार बात करें वहां से। चलिए, एक बर्थडे वाले दिन सर ऐसा करते हैं घर वाले, बिल्कुल एक ही दिन होता है जब आपकी पूछ होती है घर में, और जब नौकरी लगेगी उसके बाद में हर दिन आपके बर्थडे जैसा ही दिन होगा आपका। जब भी आप घर जाएंगे, मैं 3-4 महीने में जाता हूं, तो जिस दिन भी जाता हूं उस दिन मेरी मनपसंद सब्जियां बनती है घर में, मनपसंद स्वीट बनता है, जितने दिन भी रहता हूं मैं। तो कोई नहीं, नौकरी के बाद हर दिन बर्थडे, हर दिन दिवाली, हर दिन ईद होगी, बस नौकरी लगवा लो तुम। चलिए, मिलाओ के बाद देखें, एक लास्ट बची हुई खत्म करते हैं भाई, तुम्हें भी नाइट ड्यूटी में जाना है मुझे पता है। लास्ट लिखो ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, या अपन इसी को बोल सकते हैं एक रिहेबिलिटेशन थेरेपी, क्योंकि इसमें पेशेंट को रिहेबिलिटेशन में हेल्प मिलती है। रिहेबिलिटेशन थेरेपी।
अब देखो पेशेंट अब घर जा चुका है तो उसको कुछ ना कुछ अब घर जाने के लिए थोड़ा सा बिजी कर दो, उसको कुछ मेंटल या उसको कुछ फिजिकल वर्क दे दो ताकि वो बिजी रहे और उस बीमारी के बारे में वापस ना सोच सके। उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो लिखें मोस्टली यूज आफ्टर रिकवरी। आफ्टर रिकवरी, रिकवरी के बाद मोस्टली यूज लेते हैं। इन दिस थेरेपी a physical and mental work given to patient। पेशेंट को कुछ फिजिकल या मेंटल वर्क देंगे जिससे कि वो बिजी रहेगा काम में। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्या क्या काम दे सकते हैं, जैसे कि चेयर मेकिंग हो गया, जैसे कि बास्केट मेकिंग हो गया, बास्केट मेकिंग, जैसे कि कोई पेंटिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, कोई गार्डनिंग कर रहा है, पानी पिला रहा है पौधों को। तो कुल मिला के पेशेंट थोड़ा सा बिजी रहेगा तो चीजें सही हो जाएगी। बिल्कुल टाइम हो चुका है बच्चों, नौकरी की बहुत पोच है सर। बिल्कुल पूछ नौकरी की है, आपकी नहीं है। आपकी पूछ नौकरी के बाद ही बढ़ेगी, अभी घर में कोई नहीं पूछता। बाद में अगर कोई बल्ब भी लाएंगे ना तो अभी तुमसे पूछेंगे एलेक्सा वाला लाएं या नॉर्मल वाला लाएं। तो याद रखें नौकरी के बिना कुछ भी नहीं है। तो ये आपकी साइकोथेरेपी खत्म हो गई है। कल की क्लास फिर से होगी मेरी जिसमें अपन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट आपकी साइकेट्रिक आधी हो चुकी है, आधी साइकेट्रिक बची हुई है। मान के चले अगर यहां तक आपको आधा समझ में आ गया तो अब आधा और बचा हुआ है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आज की क्लास का भव्य समापन करेंगे अपन। आज की क्लास में हमने सारी साइकोथेरेपी और एंटी एंजाइटी ड्रग्स पढ़ लिया है। ग्रुप साइकोथेरेपी, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, इंटरपर्सनल, बिहेवियर और अदर, खत्म। कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। नो डाउट। ग्रुप में मनीष बोल रहा है सर सर्ट्रालिन और क्लोजेपाइन का साइड इफेक्ट क्या होगा, बंद कर देते हो। कुछ नहीं होगा, तू चिल कर, कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच। बास्केट के बाद लिखा हुआ है बास्केट मेकिंग। रातों की नींद भी उड़ गई जॉब के लिए। तो सर E1 बैच में G1 होगा ना, अभी GIT होगा E1 बैच में। थैंक यू बच्चों।